स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमने तीसरा स्टेट लिया है, तीसरा राज्य लिया है असम। ठीक है, असम के बारे में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, असम का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक दृष्टिकोण है, वही आर्थिक व धार्मिक दृष्टिकोण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो होगी 15 से 20 मिनट की होगी। ठीक है, आपके लिए लड्डू साबित होगी जिसमें ठीक है यहाँ के जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदी हैं, झील है, खनिज हो गया और हमारे उद्योग धंधे हो गए। ठीक है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या है, ठीक है, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए, ठीक है, पर्वत हो गए यहाँ के, और क्या जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान होंगे, ठीक है, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारी दो सीरीज आ गई हैं स्टेट की। हमने पहले जो आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा की, उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में चर्चा की। आज उसका तीसरा सीरीज है, असम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपका बेस तैयार करते हुए चलते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखो स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही, ठीक है, असम हिमालयी राज्य था। अक्टूबर 1947 में दूसरा हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर और बना। ठीक है, देखो स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य था, वो कौन था, असम था। लेकिन 1947 में, ठीक है, अक्टूबर 1947 में दूसरा जम्मू कश्मीर क्या आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, तीसरा नागालैंड, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा मेघालय, छठा मणिपुर, सातवां त्रिपुरा, आठवां सिक्किम, नौवां अरुणाचल प्रदेश, 10वां मिजोरम क्या आए, और 11वां हमारा उत्तराखंड क्या आया, हिमालयी राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। ठीक है, तो ये मैंने आपका बेस बनाया, क्या बताया कि स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही राज्य था, असम। ठीक है, हिमालयी राज्य के रूप में एक ही राज्य था, वो कौन सा था, असम। तो आइए आज की सीरीज प्रारंभ करते हैं। देखो आप स्लाइड में देख सकते हो खून की नदी, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, असम का स्कॉटलैंड एवं काजीरंगा जैसे महत्वपूर्ण अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए, महत्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, खून की नदी के बारे में बताता हूं, किसे लोहित नदी को जाना जाता है। ठीक है, कहां से निकलती है ये लोहित नदी, तिब्बत के कांगरी गारपुर रेंज से निकलकर यह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से होते हुए असम में पहुंचती है। इसे खून की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मिसमी हिल्स से होते हुए यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, असम क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। जो मैंने लोहित नदी बताई, कहां से बताया, तिब्बत के कांगरी गारपुर रेंज से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहा, असम में पहुंचती है और ब्रह्मपुत्र के मिश्री हिल्स में यह मिल जाती है। ठीक है, खून की नदी से कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, अपनी शक्तिपीठों में से एक है, अपनी विशिष्ट धार्मिक उद्देश्य के लिए जाना जाता है कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, असम में है। वहीं देखो असम का स्कॉटलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वहीं काजीरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बनता है काजीरंगा के लिए। ठीक है, कहां पे है राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, असम में है। किस लिए विशिष्ट है, एक सींग वाले गैंडों के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं, काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका संरक्षण जरूरी हो गया, क्यों, क्योंकि जो एक सींग वाला गैंडा होता है, इसके एक सींग से एक दवाई बनाई जाती है, कामोत्तेजक दवाई, ठीक है, सेक्सुअल मेडिसिन बनाई जाती है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, दिन प्रतिदिन इसका क्या हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। ठीक है, एक सींग गैंडा किसके लिए संरक्षित है, काजीरंगा के लिए संरक्षित है। ठीक है, जो काजीरंगा है किसके लिए संरक्षित है, एक सींग गैंडे के लिए संरक्षित है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीरीज। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे असम के बारे में। अगर वहीं आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, वहां इसकी एक अलग क्या है, सीरीज है, जो क्या भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जिसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो आज हम असम के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। तो पहले असम की अगर गठन की बात करें तो देखो 26 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ था। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास को जान लेते हैं। देखो असम का प्राचीन नाम क्या था, प्रागज्योतिषा था। क्या था, प्रागज्योतिषा किसका प्राचीन नाम था, असम का प्राचीन नाम था। ठीक है, अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता था, पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था। बाद में इसका नाम कामरूप पड़ गया। देखो कामरूप
किसका नाम पड़ गया, असम का नाम पड़ गया। ठीक है, देखो कामरूप किसका नाम है, तो एक तो असम का आपको बताना है। ठीक है, वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि असम का प्राचीन नाम क्या है, तो प्रागज्योतिषा इसका क्या है, प्राचीन नाम है। बाद में प्रागज्योतिषा से परिवर्तित करके से कामरूप इसका नाम पड़ गया। ठीक है, और अब इसे असम के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिछले 30 वर्षों में इसकी मूल आकृति के मुकाबले यह तिहाई भाग में कर चुका है। 1948 में नेफा, ठीक है, नेफा मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश में भी नेफा के बारे में बताया था। ठीक है, क्या था, अरुणाचल प्रदेश नेफा का हिस्सा था। ठीक है, क्या होता है नेफा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है नेफा को। ठीक है, पूर्वी सीमांत करके जाना जाता है, पूर्वी सीमांत प्रवेश। ठीक है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, को असम से सुरक्षा के कारणों से अलग कर दिया गया था। आज असम को दो मुख्य भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आज वर्तमान समय में असम को दो मुख्य भौतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्या क्या है, बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, असम देश का वह पहला राज्य है जहां 1889 में डिगबोई में तेल का पता चला था। ठीक है, सबसे पहले तेल का पता कहां चला था, असम के डिगबोई क्षेत्र में चला था। कब चला था, 1889 में चला था। ठीक है, तेल का सर्वप्रथम पता कहां चला, असम के डिगबोई नामक क्षेत्र में चला, 1889 में चला। ठीक है, ये हिस्ट्री है और थोड़ी जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग 600 वर्षों तक इस भूमि पर अहोम राजाओं का शासन था। क्या बोल रहा है, ब्रिटिश शासन में विलय से पूर्व। ठीक है, जब अंग्रेजों का सरकार था उसके विलय से पूर्व यहाँ पे 600 वर्षों तक इस भूमि पर अहोम राजाओं का क्या था, शासन था। सन 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश के क्षेत्राधिकार में आ गया था। ठीक है, 1826 में यह क्षेत्र किसके अधीन आ गया, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। अब बर्मी लोगों ने यहाँ यूडाबू संधि के तहत असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। क्या है यूडाबू संधि, आप क्या जानते हैं यूडाबू संधि के बारे में। ठीक है, एक शब्द आया यहाँ पे यूडाबू संधि। ठीक है, क्या बोला कि देखो सन 1826 में यह क्षेत्र ब्रिटिश के क्षेत्राधिकार में आ गया। अब बर्मी लोगों ने यूडाबू संधि के तहत असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। ठीक है, तो यूडाबू संधि क्या है, ठीक है, आप क्या जानते हो यूडाबू संधि के बारे में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यूडाबू संधि क्या है। ठीक है, व्हाट इज द असम यूडाबू पैक्ट। ठीक है, क्या है यूडाबू संधि, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे समझ सकते हो। देखो आपको बताता हूं मैं कि यूडाबू संधि क्या है। ठीक है, असम विशाल प्राकृतिक खनिज और अद्वितीय मानव संसाधनों में क्या है, संपन्न है। आपको पता ही है कि असम में मैंने आपको बताया कि तेल सबसे पहले डिगबोई क्षेत्र में खोजा गया है। ठीक है, तो असम विशाल प्राकृतिक खनिज और अद्वितीय मानव संसाधनों में संपन्न है। यदाबू की संधि के बाद राज्य को ब्रिटिश शासित भारत के साथ जोड़ दिया गया था। यदाबू या यंडाबू भी लिखा गया है। ठीक है, यदाबू या यूडाबू संधि से कहा जाता है। यह शांति संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, क्या थी, यह एक शांति संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल के युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि की मुख्य शर्तें ईस्ट इंडिया कंपनी और अवा के राजा के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अवा 1364 से 1841 तक बर्मा की राजधानी थी। संधि में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। क्या क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। जो मुख्य मुद्दे थे इस संधि के तहत उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, असम, मणिपुर और अराकान तनिनताई को अंग्रेजी को सौंप दिया गया। देखो, असम हो गया, मणिपुर हो गया, अराकान हो गया और तनिनताई को किसको सौंप दिया गया, अंग्रेजों को सौंप दिया गया। बर्मा के लोगों को चाचा साम्राज्य और जंतिया हिल्स में हस्तक्षेप बंद कर दिया पड़ा। ठीक है, वहीं बर्मे ब्रिटिश को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। बर्मे ब्रिटिश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अनुमति देने के लिए सहमत हुए। वहीं संधि के बाद अंग्रेजों ने असम को नियंत्रित किया और इस तरह ब्रह्मपुत्र घाटी के स्वामी बन गए और उन्होंने अपने शासन को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1830 में कचारी राजा गोविंद चंद की हत्या कर दी गई। 1832 में अंग्रेजों ने कचारी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने गोलपारा जिले और तत्कालीन बंगाल के सिलहट जिले के हिस्से को असम में शामिल कर दिया, जिन्हें उन्होंने ब्रिटिश 1765 में मुगल साम्राज्य शाह से प्राप्त
किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, युडाबू संधि के बारे में महत्वपूर्ण क्या बताए, तथ्य बताए। ठीक है, तो अब चर्चा कर लेते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका भौगोलिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। ठीक है, असम की राजधानी, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, इजी है, दिसपुर है इसकी राजधानी। ठीक है, याद रखना असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो यहां क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रफल कितना, 78,438 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, वही जनसंख्या की बात करें इसकी तो कितनी है, तो कितनी से हम नॉर्मल से बोलते हैं 3.09 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, 3,12,05,576 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। लिंगानुपात कितनी है, कितना है, 958 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पे कितने, 958 स्त्रियां हैं। साक्षरता दर की बात करें तो कितना, 72.2% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। ठीक है, विधायिका क्या है, एक सदन है। न्यायपालिका जैसे अरुणाचल प्रदेश का मैंने बताया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, वैसे असम का भी क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। ठीक है, भाषा असमी और बांग्ला है। ठीक है, बाकी अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, और जो लोकल भाषाएं होती वो तो है, लेकिन जो मुख्य है असमी और बांग्ला। ठीक है, नृत्य है बिहू और बांस नृत्य है यहाँ का। ठीक है, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है, असम का बिहू है। और क्या जानते हो आप बिहू के बारे में, अगर बिहू की बात करते हो तो असम के मुख्य त्योहारों में बिहू का प्रमुख स्थान है। त्योहारों में बिहू का क्या है, प्रमुख स्थान है, और बिहू प्रमुख नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों के द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है। ठीक है, पुरुष भी करते हैं, महिला भी करते हैं, और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह नृत्य बसंत ऋतु और फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। बिहू नृत्य में पेपा का प्रयोग किया जाता है। पेपा किस प्रकार का होता है, देखो पेपा क्या होता है आपको बताता हूं। ठीक है, पेपा भैंस के सींग के आकार का एक वाद्य यंत्र होता है जिसे तुरही कहा जाता है। ठीक है, भैंस के सींग के आकार का होता है पेपा, जिसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे तुरही बोला जाता है। ठीक है, महिला और पुरुषों द्वारा क्या संयुक्त रूप में किया जाता है बिहू। ठीक है, असम का प्रमुख नृत्य है, त्योहार भी है। ठीक है, अब बात करते हैं असम के त्योहार और पर्वों के बारे में। देखो बिहू मैंने बता दिया असम का क्या है, प्रमुख पर्व एवं त्योहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू असम क्षेत्र में वर्ष में 3 बार क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व कितनी है यहाँ की, 398 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या है, जनसंख्या घनत्व है। 10 की वृद्धि कितनी है, 17.1% यहाँ की 10 की वृद्धि है। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, 33 जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है। ठीक है, खनिज मैंने आपको बताया कि यहाँ का प्रमुख खनिज क्या है, पेट्रोलियम है। ठीक है, सबसे पहले तेल यहीं के डिगबोई क्षेत्र में 1889 में खोजा गया था। ठीक है, उद्योग की बात करें तो चाय संसाधन हो गया, तेल शोधन हो गया, शिल्प और क्या प्लाईवुड हो गया। ठीक है, विमानपत्तन क्या क्या है, गुवाहाटी विमानपत्तन हो गया, तेजपुर विमानपत्तन हो गया। ठीक है, जोरहाट व डिब्रूगढ़। ठीक है, जोरहाट व डिब्रूगढ़ विमानपत्तन हो गया। ठीक है, नदियां यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र यहाँ की प्रमुख नदी है। ठीक है, वही लोहित नदी, ठीक है, सेशन के प्रारंभ में बताया था खून की नदी कहा जाता है इसे। ठीक है, और कलंग नदी, कामेंग नदी, ठीक है, कुशियारा नदी, कृष्णाई नदी और कोपिली नदी यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं यहाँ के झीलों के बारे में। ठीक है, हफलोंग झील और क्या चंडूबी झील हो गया, दिघाली पुरखी झील हो गया। ठीक है, शिवसागर हो गया, दीपोर झील हो गया। ठीक है, सोनबिल और दिहिंग लेक हो गया, हफलोंग झील हो गया। ठीक है, जिसे क्या असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है हफलोंग झील असम की। ठीक है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे क्या बोला जाता है, असम का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, किसको असम का, किस झील को असम का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हफलोंग झील को असम का क्या बोला जाता है, स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता में बहुत ही क्या है, अच्छी है, प्राकृतिक सुंदरता है इसकी। ठीक है, यहाँ की दर्रों की बात करें तो एक प्रमुख दर्रा है यहाँ का 500 दर्रा है। ठीक है, समुद्र तल से कितना 1136 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, दर्रा 500 दर्रा है, याद रखना। देखो यहाँ के उद्यानों की बात करें तो देखो मैंने आपको काजीरंगा पहले ही बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, और क्या क्या जानते हो आप काजीरंगा के बारे में, मैंने क्या बताया कि काजीरंगा किसके लिए संरक्षित है, एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या है, संरक्षित है। ठीक है, थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में बताता हूं आपको काजीरंगा के बारे में, क्योंकि इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जो असम के गोलाघाट जिले में स्थित है। असम के किस जिले में, गोलाघाट जिले में स्थित है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। इसकी स्थापना कब की, 1905 में किया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है काजीरंगा। ठीक है, देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने क्या विश्व धरोहर की
सूची में शामिल किया गया है काजीरंगा को, ठीक है। एक सींग वाले गैंडों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक मांग है। क्यों है? क्योंकि इसकी सींग से क्या बनाई जाती है? कामोत्तेजक दवाइयां, सेक्सुअल मेडिसिन बनाई जाती है इसकी सींग से, ठीक है। देखो वही दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है, भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? मानस में पाए जाते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कहां पे है? असम में है, ठीक है। तथा जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, जो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? एक तो मैंने आपको बताया मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, असम में है, तथा दूसरा जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके ही बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो नामरे भी यही है, देहिंग है, पटकाई है, ठीक है, रायमोना है, ठीक है, औरंग और डिब्रू सुखवा यहीं के हैं, ठीक है। बांध, एक प्रमुख बांध है, क्या है? पगलाडिया बाग यहाँ का प्रमुख बांध है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की मंदिर की बात मैंने पहले ही बताया था कि कामाख्या देवी यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। श्री श्री डोल गोविंदा मंदिर है, ठीक है। उग्रतारा मंदिर हो गया, उमानंदा मंदिर हो गया, बागेश्वरी हो गया, ठीक है, तिलंगा मंदिर हो गया, क्या हो गया? अश्वकांता मंदिर, शिरडी साई और तिलंगा यहाँ के क्या है? प्रमुख मंदिर है, जिसमें कामाख्या देवी क्या है? अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है। और आप क्या जानते हो कामाख्या देवी के बारे में? क्योंकि विशिष्ट है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या देवी। और क्या जानते हो उसके बारे में? देखो मैं आपको बताता हूँ कामाख्या के देवी में और रहस्यों की बात, जो इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो इसका महत्व है इसके बारे में, ठीक है। भारत में शक्ति पीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। कहाँ पे है? असम के नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है कामाख्या देवी, ठीक है। कहीं दिलचस्प फैक्टों से जुड़ा हुआ है। देश के अन्य मंदिरों के अलावा कामाख्या देवी मंदिर में कामाख्या देवी की मूर्ति की पूजा होती है, ठीक है। साथ ही यहाँ योनि की पूजा होती है, ठीक है। माँ की योनि की क्या होती है? पूजा होती है। और इस मंदिर में योनि की पूजा और प्रसाद में देते हुए खून में लिपटी हुई रुई, ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट से जुड़ी कहानी बहुत ही है, ठीक है। भारत में शक्तिपीठों में से एक है, असम के नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। माँ की योनि की पूजा यहाँ पे होती है, ठीक है। मैंने आपको ये क्या बता दिया? इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिया। अगर आपको इसकी थोड़ी प्राचीन काल में बताऊं तो देखो, कामाख्या देवी मंदिर सभी 108 शक्तिपीठों में से एक है, प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसे 16वीं शताब्दी में क्या? कूच बिहार के राजा नारायण, ठीक है, नारायण ने फिर से बनवाया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी में कूच बिहार के राजा कौन थे? नारायण थे, उनने फिर से बनाया था। इसके बाद इसे कई बार फिर से पुनर्निर्मित किया गया था, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर योनि की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसे गुफा के एक कोने में रखा गया है। इसके अलावा मंदिर देवी की मूर्ति नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है कि मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। हालांकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये इससे क्या है? महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और भी होते हैं, ठीक है। देखो जो कामाख्या देवी मंदिर है कामरूप के क्षेत्र में स्थित है, जहां मां की योनि गिरी थी। यह मंदिर काफी रहस्यों से घिरा हुआ है। जून आषाढ़ के महीने में कामाख्या के पास गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ऐसी कहा जाती है कि लाल होने के कारण इसके दौरान मां की मासिक धर्म हो रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के 4 गर्भगृहों में गर्भगीरवा सती के गर्भ का घर बना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कामाख्या देवी से के बारे में, ठीक है। आप कभी असम विजिट करें तो यहाँ के नीलाचल पहाड़ी में जाएं और मंदिर में विजिट कीजिए। अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाना जाता है कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ के पर्वतों के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नमचा बरवा, ठीक है, हिमालय खंड का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है नमचा बरवा, असम क्षेत्र का, ठीक है। असम की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाम चोटी यहाँ की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और देखो बोरी रेंज असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नमचा बरवा हिमालय खंड का सर्वोच्च है, वही असम की सबसे ऊंची चोटी अनाम चोटी है। अगर बोरिल रेंज की बात करें तो असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में? असम के बारे में एक दृष्टि में क्या 18 से 19 मिनट में पूरा कर लिया है। संपूर्ण निचोड़ बता दिया है। पर्वत हो गए, मंदिर हो गए, बांध हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे, झीलें, नदियां, विमानपत्तन, उद्योग, खनिज, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, जिलों की संख्या, 10 की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, वहीं पर्व, त्योहार, नृत्य, भाषा, न्यायपालिका, विधायिका, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या, क्षेत्र, राजधानी आदि इसके इतिहास के बारे में क्या कर ली है? चर्चा कर ली है, ठीक है। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। और आप अपने को किस स्तर पर ले जाते हैं, ठीक है। आपका जो नॉलेज है वो किस प्रकार है, संकलन है आपकी
स्मृति में, ठीक है। इसमें स्कीमा बनाते हुए चलना है, ठीक है। स्कीमा बनाते हुए चलना है। देखो स्कीमा, आप तो सोचते हो कहाँ का वर्ड आ गया स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा ये पेडालॉजी है, ठीक है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से आता है। स्कीमा जीन पियाजे इसकी बात करते हैं, ठीक है। स्कीमा का इसकी बात कौन करते हैं? जीन पियाजे जी करते हैं, ठीक है। याद रखना, वो मैं आपको वहां बताऊंगा स्कीमा क्या चीज है, ठीक है। तो स्कीमा बनाते हुए चलना है, ठीक है। जो चेंज होंगे वे मैं आपको बता देंगे। स्कीमा में भी 2 चीजें थी, एक आत्मसात था, एक क्या था? समायोजन था, ठीक है। छोड़ो, यहाँ तो खाली बाहर की बात है, क्या बताना आपको, वो वहां उसका अलग लेक्चर होगा, ठीक है। तो असम के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिया। हमारे 3 स्टेट पूरे हो गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ थी? अमरावती थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिया। और अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर थी, उसके बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। वही हमने किसकी? असम के बारे में आज चर्चा कर ली, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है, ठीक है। इनके बारे में 3 स्टेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा कल क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट आएगा, या आज नेक्स्ट सीरीज आ जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट राज्य के बारे में ऐसे ही व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, धार्मिक और एवं आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? चैनल को लाइक कर सकते हो, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उससे क्या कर सकते हो? प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कब कब वीडियो अपडेट होती है और आपके लिए कितने किफायती, कितने लड्डू, कितने रसगुल्लों की बरसात होती है, आपको तब पता चलेगा। पसंद आए लाइक कर सकते हो, ठीक है। पसंद आए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बात। आज मैं बहुत ज़्यादा हकला रहा हूँ ऐसे, क्योंकि वीडियो तेज़ी से समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा सीरीज आनी है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको स्टेट ऐसे संकलन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक राज्य का ऐसा संकलन आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं होगा। हो सकता है सारा आपको 1-2 घंटे का वीडियो मिल जाए सभी राज्यों के बारे में, लेकिन हर स्टेट का एक लेक्चर ऐसा नहीं होगा जिसमें उसी स्टेट के महत्वपूर्ण फैक्टों को लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द आपके सामने होगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।